ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मेन वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हम उसको स्टडी करेंगे और उसके रिलेटेड फार्मूलाज वगैरह डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए आपको एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दिखाना है। तो ये हम एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बनाते हैं। तो ये एक ग्लास प्रिज्म है। आपको सारी लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। तो इनको आप सारी लाइंस को स्ट्रेट ही एज्यूम करेंगे, वे भी नहीं। तो ये हमने एक ग्लास प्रिज्म दिखाया है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है इसका। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। अब मान लेते हैं एक लाइट की रे इस ग्लास प्रिज्म को आकर इस फेस पे हिट करती है। जहां पे हिट करती है हम वहां पे एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उस 90 डिग्री की लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो सरफेस के 90 डिग्री पर है। तो ये हमारी एक नॉर्मल लाइन बन गई। अब जैसे कि आपको बेसिक रिफ्रैक्शन के लॉ पता है कि अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो इस रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट जाना होता। तो मैं इसी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट जाती, बट क्योंकि वो इस पॉइंट पे ग्लास प्रिज्म को हिट हुई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइन। तो हम लाइट रे को काफी ज्यादा बेंड होके दिखाएंगे। तो ये लाइट रे बेंड होकर इस पाथ के अलोंग चलेगी। इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइन, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है। ये हमारा रेयरर मीडियम था म्यू 1, और ये डेंसर मीडियम है म्यू 2। अब जब वो लाइट रे दूसरे फेस पे हिट करेगी तो वहां पे हम फिर से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी इस फेस की नॉर्मल लाइन बन गई। अब अगेन रिफ्रैक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग नाउ दिस रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो हम इसे नॉर्मल लाइन से दूर जाती दिखा देते हैं, क्योंकि वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। तो ये इसका पाथ होगा लाइट रे का, एज इट पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। मान लेते हैं ये दोनों नॉर्मल लाइन कहीं पर मीट कर रही हैं। तो ये पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं O। इन रे को भी कुछ नाम दे देते हैं। ये इंसिडेंट रे PQ थी, रिफ्रैक्टेड रे QR है, और एमर्जेंट रे RS है। अब आपको पता है नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है हम उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल I हो गया। नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल होता है उसे एंगल R कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसे R1 कह देते हैं, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी एंगल बोलना है। तो इसे अभी R1 कह देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। ऐसे ही नॉर्मल लाइन और इस रिफ्रैक्टेड रे में दूसरे एंड की तरफ जो एंगल बनेगा उसे हम R2 कह देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। और नॉर्मल लाइन और जो रे बाहर आ रही है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एमर्जेंस E कह देते हैं। तो ये हमने इन एंगल्स को नाम दे दिया R1, R2, E एंड I। अब
एक और टर्म हमने सीखनी है, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, जहां से ये आती हुई नजर आ रही है, तो ये मैंने इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस में रे को बस पीछे एक्सटेंड करना होता है, आपने मोड़ना नहीं है स्ट्रेट। तो जो ये एंगल बनता है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो हमारी इस फिगर में ये जो एंगल है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, की जो इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल से डेविएट हो गई जब वो प्रिज्म से पास होके गई, राइट। तो इस तरह से ये डायग्राम दिखा रहा है कि जब किसी लाइट रे को हम प्रिज्म के एक फेस पे हिट करते हैं तो वो बेंड होकर दूसरे फेस से बाहर हो जाती है एमर्जेंट रे की फॉर्म में। तो अब हम इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इसकी डेरिवेशन करेंगे। इस पॉइंट को भी हम कुछ नाम दे देते हैं एम। अब जब आपकी फिगर डायग्राम, रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखो तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रही है, ए क्यू ओ आर। अब आपको जैसे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी 10th क्लास में ज्योमेट्री में बताई जाती है कि इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। अब इसमें जो एंगल क्यू बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये देखो डायग्राम में ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल का मतलब ही होता है जो उस ग्लास प्रिज्म की सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसीलिए क्यू पे एंगल 90 हो जाएगा और ऐसे ही आर पे भी एंगल 90 हो जाएगा। तो इसमें से एंगल क्यू और एंगल आर दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, नॉर्मल लाइन वाले एंगल। 90 प्लस 90 180 होता है। इस 90 प्लस 90 को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, 360 में से 180 माइनस होगा तो 180 बच जाएगा। तो हमारे पास एक नॉलेज आ गई कि एंगल ए प्लस एंगल ओ का सम 180 होगा। तो इस नॉलेज को अभी मैंने इक्वेशन 1 कह के रख दिया, बाद में यूज करेंगे। अब आपको फिर एक ट्रायंगल भी नजर आएगी इसी क्वाड्रेटरल के नीचे। नाउ इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, आप डायग्राम में देखो क्यू ओ आर आपको ट्रायंगल नजर आ रही है जिसमें एंगल R1 R2 बन रहे हैं। तो उस ट्रायंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे जो कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O मस्ट बी 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें 360 था क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी थी एक क्वाड्रिलेटरल की। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर आ गया एंगल A प्लस एंगल O, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है 180 डिग्री ईच, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो मैंने दोनों की लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दिया।
एंगल ओ से एंगल ओ कैंसल आउट हो गया, तो R1 प्लस R2 एंगल ए के बराबर आ गया। और तो इस नॉलेज को भी अभी मैंने इक्वेशन 3 कह के रख दिया, इसको भी हम बाद में यूज करेंगे। ये अपने आप में कंक्लूजन है कि R1 प्लस R2 का एंगल ए के बराबर होगा। जल्दी एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, जो उसके वर्टेक्स पे बनता है। और अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 का एंगल हमेशा एंगल ए के बराबर होता है। ये अपने आप में एक फार्मूला भी है और इक्वेशन भी है। तो R1 प्लस R2 एंगल ए के बराबर होता है, राइट। उसके बाद फिर हम एक और ट्रायंगल लेंगे। इसी ट्रायंगल के ऊपर अगर आप देखोगे फिगर, तो एक और ट्रायंगल बनती हुई आपको नजर आएगी, MQR। आप देख पा रहे हो वो ट्रायंगल एम क्यू और आर पॉइंट से मिलकर बनी, जो इसी ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल है। तो हम उस ट्रायंगल में भी थोड़ी ज्योमेट्री लगाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल MQR जो डेल्टा एंगल होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। पहले तो मैं ये एंगल 1 एंगल 2 भी दिखा देता हूँ। ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, इसे मैंने अभी एंगल 1 कहा है। और ये जो एंगल बन रहा है उसे एंगल 2 का है। तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब ये डेल्टा क्यों बराबर हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 के? अगेन ज्योमेट्री का एक लॉ है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो डेल्टा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं इसका रीजन लिख देता हूं कि ये हमने कैसे इक्वल ले लिया। इन एनी ट्रायंगल exterior angle is equal to sum of interior opposite angles, राइट। तो इस नॉलेज से हमने ये कर दिया। अब एंगल 1 एक्चुअली I माइनस R1 के भी इक्वल होगा। उसका भी मैं अभी रीजन बताता हूं अगर नहीं समझ में आया। और एंगल 2 E माइनस R2 के इक्वल होगा। अब ये कैसे हो गया वो फिर से हम डायग्राम में देखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो I प्लस R1 का सम I के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। 1 में R1 ऐड कर दूं तो 1 प्लस R1 मस्ट बी इक्वल टू I, क्योंकि 1 प्लस R1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है I के साथ। और सेम रीजन से 2 प्लस R2 E के इक्वल है, क्योंकि ये भी वर्टिकल 2 प्लस R2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है E के साथ। तो हम I को 1 को I माइनस R1 लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसका भी रीजन दे सकते हो, बिकॉज एंगल 1 प्लस R1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल I वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 को हम लिख सकते हैं I माइनस R1, राइट। और ऐसे ही सेम रीजन से इसको लिख दिया। तो डेल्टा बराबर आ गया I प्लस E, दोनों प्लस एंगल को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, माइनस कॉमन आ गया माइनस R1 माइनस R2 में से। तो डेल्टा बराबर आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो हम यहां तक आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल I को R1 से ही रिप्लेस कर देंगे। कैसे, वो मैं साइड में करके दिखाऊंगा।
बाय स्नेल्स लॉ। अब आपने रिफ्रैक्शन लॉ पढ़ा है कि अगर लाइट रे वन मीडियम से टू की तरफ जा रही है तो वन में टू बराबर होता है साइन आई बाय साइन आर। आर यहाँ पे आर वन होगा, क्योंकि जब वो प्रिज्म को हिट कर रहा है तो हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर वन कहा है। अब मैथ्स में ये कन्वेंशन होता है कि अगर एंगल स्मॉल है तो हम उस एंगल को बिना साइन के भी लिख सकते हैं, तो साइन आई को हम सिंपल आई भी लिख सकते हैं और साइन आर वन को आर वन भी लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर आ जाएगा आई बाय आर वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई बराबर आ जाएगा म्यू आर वन के। तो इसका मतलब हम आई को म्यू आर वन से रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम प्रिज्म के दूसरे फेस की तरफ अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, तो ई म्यू आर टू से रिप्लेस हो सकता है। तो मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई करके इन्हें आर वन आर टू में लिख लिया, बीच में प्लस साइन है। अब म्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन प्लस आर टू। अब इनमें फिर से एक बार आर वन प्लस आर टू कॉमन आ रहा है, तो म्यू माइनस वन एक ब्रैकेट में रह जाएगा और आर वन प्लस आर टू कॉमन आके दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन 3 में आर वन प्लस आर टू के सम को एंगल ए के बराबर प्रूव किया था। तो अगर हम इक्वेशन 3 के रिजल्ट को यूज करें, जिसमें हमने आर वन प्लस आर टू का सम ए के बराबर प्रूव किया था, तो ये एक रिलेशन आ जाता है डेल्टा म्यू और ए के बीच में। तो ये रिलेशन आना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा किसी भी प्रिज्म का बराबर होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। म्यू उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है और ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये हमने ऐसे ज्योमेट्री लगाकर ट्रायंगल्स और क्वाड्रेटल में अपनी नॉलेज को अप्लाई करते गए और बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करके और कुछ साइंस के फार्मूले यूज करके हम ये कंक्लूजन में आ गए कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। तो ये फार्मूला डिराइव करना आना चाहिए और वैसे भी बताना चाहिए। नाउ वन शुड रिमेंबर कि जो म्यू है वो किसी भी लाइट के वेवलेंथ के हाइयर पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। तो वेवलेंथ और म्यू का अलग उल्टा इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि म्यू और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और डेल्टा का म्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी इसका मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूं। अब सिंस आपको छोटी क्लासेस से पता होगा कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, तो विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं जिसे हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर, वी स्टैंड फॉर वायलेट, आर फॉर रेड। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो क्योंकि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ग्रेटर होती है वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर से, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू प्रिज्म की रेड कलर के लिए होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू वायलेट कलर से छोटी हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सॉरी, मुझे ग्रेटर देन नहीं लेस देन का सिंबल डालना चाहिए था, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए म्यू कम होगा। अब क्योंकि म्यू डेल्टा के डायरेक्ट रिलेशन है, तो
इसका मतलब डेल्टा ऑफ रेड कलर विल बी लेस देन डेल्टा फॉर वायलेट कलर, एज डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। वो उस फार्मूले से नजर आ रहा है जो हमने अभी डिराइव किया है। तो यहां से समझा जा सकता है कि हर कलर इक्वल एंगल से डेविएट नहीं होता। रेड कलर सबसे कम एंगल से डेविएट होता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा एंगल से, राइट। जैसे अगर हम प्रिज्म पे एक वाइट रे को एक फेस पे फेंके, अब एक्चुअली वाइट रे जो होती है वो एक सिंगल कलर नहीं होती है, उसके अंदर 7 कलर्स का एक मिक्सचर होता है जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो जब हम प्रिज्म के दूसरे एंड पे एक स्क्रीन रख देते हैं और ये वाइट रे पास होता है, तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से डेविएट होती है रिफ्रैक्शन के कारण। और जैसे मैंने अभी बताया, वायलेट कलर सबसे ज्यादा एंगल से डेविएट हो जाता है और बाकी के कलर कॉरस्पॉन्डिंग कम वैल्यू से डेविएट हो जाते हैं। तो पूरी स्क्रीन पर ये 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं और वायलेट कलर हमें सबसे नीचे मिलता है, क्योंकि डेल्टा आर सबसे कम होता है तो वो सबसे टॉप पे मिलता है, और डेल्टा वी सबसे ज्यादा होता है तो वो सबसे बॉटम पे मिलता है। तो इसी कंसेप्ट को कि जिसमें व्हाइट रे 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, अगेन छोटी क्लासेस में बताया जाता है, इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसको सबसे पहले न्यूटन ने दिखाया था प्रूव करके, से पता लगता है कि व्हाइट रे ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये इंपॉर्टेंस है इस फार्मूले की। तो आपको ये फार्मूला डिराइव करना आना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम इसी डायग्राम को यूज करके या इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके एक फार्मूला और बनाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसे प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। हाँ जी, तो ये प्रिज्म फार्मूला क्या है और क्या होता है वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग वैल्यूज लेकर, किस किस वेरिएबल के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, जो लाइट हम प्रिज्म पे एक फेस पे फेंक रहे हैं उसे एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, और एंगल ऑफ डेविएशन, जितने एंगल से वो लाइट डेविएट होती है अपने पास से। यहाँ पे ये याद रखना है कि लाइट यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल कलर, क्रोमा जनरली वर्ड यूज होता है लाइट कलर के लिए। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए, क्योंकि हर कलर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वेवलेंथ होती है और इसीलिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को वैल्यू को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे एक प्रिज्म में से जो लाइट रिबेंड होती है, रिफ्रैक्शन होती है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू पहले डिक्रीज होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है, और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करें तो अब वो फर्दर डिक्रीज नहीं करेगा, बल्कि एक बार फिर से राइज होना शुरू हो जाएगा। तो प्रिज्म फार्मूला वो फार्मूला है जो किसी प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वैल्यू पे कोई फार्मूला बनाता है। तो आपको पहले तो समझ में आ गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली it has been found
that as the angle of incidence is gradually increase, gradually होता है धीरे धीरे, तो जैसे हमने पहले 20 डिग्री रखा, फिर उसे बढ़ाकर 25 डिग्री कर दिया, फिर 30 डिग्री कर दिया, तो धीरे धीरे हम उस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. द एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू फर्स्ट डिक्रीजेस acquires a minimum value and then start increasing again. तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए उसकी एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू को मेजर करेंगे, तो पहले वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर लेगी और उसके बाद वो फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी. दिस नॉलेज कैन बी सीन थ्रू द ग्राफ ड्रॉ. और इस सारी नॉलेज को आप इस ग्राफ से देख पा रहे हो, जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखा. इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट करके भी हम ऐसे करते हैं, मिनिमम वैल्यू एंगल की मेजर करते हैं. एट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अब जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं किसी प्रिज्म की, तो दो चीजें होती हैं. नंबर वन, द refracted ray becomes parallel to the base of the prism. तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो प्रिज्म के बीच में से पास करके जा रही थी, वो उस प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगी. अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा. आल्सो एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाता है और एंगल R1 एंगल R2 के बराबर हो जाता है. तो डायग्राम में देखते हैं कि क्या होगा चेंज. तो ये हमारा मेन डायग्राम था प्रिज्म में से. तो एक तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे, आप डायग्राम को देख सकते हो, जो रिफ्रैक्टेड रे QR है, प्रिज्म के बीच में से जा रही है, वो ट्रायंगल के बेस यानी कि BC के पैरेलल हो जाएगी. और दूसरा एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाएगा. जो बाहर एंगल बन रहे थे नॉर्मल लाइन के साथ, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे. और R1 R2 के बराबर हो जाएगा जो अंदर एंगल बन रहे थे. राइट. तो ये दो चीजें होती हैं मिनिमम डेविएशन पे. अब आप ये नॉलेज यूज कर लेंगे अपनी इक्वेशन में. अब फ्रॉम इक्वेशन 3, हमने इक्वेशन 3 में एक इक्वेशन बनाई थी कि R1 प्लस R2 एंगल A के बराबर है. अब R1 R2 क्योंकि इक्वल हो गए, तो हम दोनों को R लिख सकते हैं. तो R प्लस R A हो गया, तो R A/2 आ गया. इसे हम इक्वेशन 4 क्या देते हैं, बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R से. अब क्योंकि R1 R2 इक्वल हो चुके हैं, तो हम दोनों को एक ही नंबर, एक ही उससे बुला सकते हैं नाम से. तो मैंने दोनों को R कह दिया. तो R1 प्लस R2 एंगल A के बराबर होता है इक्वेशन 3 से, मतलब R1 R प्लस RA हो गया, यानी कि RA/2 हो गया. इसे भी इक्वेशन 4 कह के मैंने रख दिया. ये नॉलेज मैं बाद में यूज करूंगा. आल्सो फ्रॉम इक्वेशन, अब जो हमारा ये डेल्टा का रिजल्ट आया था, हमें एक्चुअली में इससे पहले जो थी, हमें इसे भी एक इक्वेशन कहना पड़ेगा. तो इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं. ये जो रिजल्ट आया, इसे 5 कह देते हैं. तो
क्योंकि हमारी अभी तक 4 इक्वेशन बन चुकी थी, इसे 5 कह देते हैं। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 3 डेल्टा इज इक्वल टू, हम इक्वेशन 4 देख लेते हैं ऊपर से, वो क्या थी, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2, या इससे बाद वाली इक्वेशन को मैं 4 कहना चाहिए, ये वाली इक्वेशन को, सॉरी। तो इक्वेशन 4 हम इसको कहते हैं। तो इक्वेशन 4 हमारी है म्यू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो इक्वेशन 4 का रिजल्ट है म्यू, सॉरी हमें इसको नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि हमें एंगल आई निकालना है, तो हमें इसके ऊपर वाली को इक्वेशन 4 कहना पड़ेगा। तो ये करेक्शन कर लेना, ये इक्वेशन 4 नहीं होगी, ये इक्वेशन 4 होगी। तो इक्वेशन 4 हम i प्लस ई को कहते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली i का आंसर निकालना है। कई बार जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि भी क्यों हमने ऐसे लिया। तो इक्वेशन 4 में था i प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, रिजल्ट हमारा आया था। अब इस इक्वेशन 4 में भी हम मिनिमम वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। अब मिनिमम पे डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम कहलाएगी, आई ई के बराबर हो जाएगा, तो मैंने दोनों को आई ले लिया, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एंगल आई एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, यही हो रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे। तो हम यहाँ से एक्चुअली आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा और R प्लस R 2R हो जाएगा। तो हम R की वैल्यू इक्वेशन 5 से a/2 भी यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 5 से हमने R को a/2 यूज कर लिया, तो हम यहाँ से एक्चुअली I की वैल्यू को निकालेंगे। ये माइनस है, लेफ्ट साइड जाके प्लस ही हो जाएगा, तो a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, तो हमने एंगल I भी निकाल लिया, इसे इक्वेशन 6 कह दिया। अब एंगल I भी आ चुका है, एंगल R भी आ चुका है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक बार फिर से हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो स्नेल्स लॉ जैसे कि आप सबको पता है, साइन I बाय साइन R का रेशो होता है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमने I की वैल्यू जो निकाली है मिनिमम डेविएशन एंगल के साथ, वो निकाली है a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, और R की जो वैल्यू निकाली है वो a/2 निकाली है। तो ये जो एक रिलेशन आ जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू के बीच में और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में, तो इसी को हम प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। तो ये प्रिज्म फार्मूला भी डिराइव करना आना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। So that's it for today's class. We will meet in the next class.